Hello students, welcome back to my channel. In this video we will see Absalom and Achitophel, very famous satirical poem written by John Dryden. If you are new on my channel, then don't forget to like, share and subscribe. So let's see first of all Absalom and Achitophel. Core key facts we will see first, that is जॉनरा. तो इसका जॉनरा है, ये है पॉलिटिकल सटायर, इसे मॉक एपिक या एलेगरी भी कहेंगे. स्ट्रक्चर क्या है? कंपोज इन 1031 लाइन्स. ये हेरोइक कपलेट में लिखा है. इसकी राइम आयम्बिक पेंटामीटर है. हेरोइक कपलेट के लिए जाने जाते हैं ड्राइडन के पूरे वर्क पे मैंने इससे पहले वीडियो बनाई है. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में वो पुराने वीडियोस की लिंक मिल जाएगी. सो लेट्स सी पर्पस क्या था इसे लिखने के पीछे. इसे लिखने के पीछे पर्पस ये था कि टू डिफेंड किंग चार्ल्स सेकेंड, क्योंकि चार्ल्स सेकेंड के फेवर में भी बहुत सारे वर्क ड्राइडन ने लिखे हैं एंड ही वांट टू क्रिटिसाइज द वीक factions or the weak party attempt to exclude the king's brother from the throne in favor of his illegitimate son the Duke of Monmouth. तो ये कोर की फैक्ट्स थे. तो अभी देख लेते हैं हम. एब्सलम एंड Achitophel सेलिब्रेटेड सटायरिकल पोएम है जॉन ड्राइडन का. हीरोइक कपलेट में लिखा गया. देखो की पॉइंट्स याद रखने हैं हमें. और इसे पब्लिश कब किया गया? इट वाज पब्लिश इन 1681. तो 1681 में इसे पब्लिश किया गया. ये पोएम हमें बिब्लिकल टेल्स भी बताती है. रिबेलियन ऑफ एब्सलम अगेंस्ट द किंग डेविड एंड इन द कॉन्टेक्स्ट इट इज एन एलेगरी के रूप में इसे प्रेजेंट किया है. कंटेम्पररी टू ड्राइडन कंसर्निंग किंग चार्ल्स सेकेंड, एक्सक्लूजन क्राइसिस जो थे 1679 टू 1681 में जो चले. द पोएम ऑल्सो रेफरेंस द पॉपिश प्लॉट ऑल्सो. इस पोएम को समझने के लिए उससे पहले हमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी समझ लेना जरूरी है. तो की फैक्ट्स वापस से फुल टाइटल है एब्सलम एंड Achitophel, written in 1681, published in 1681. Where it is written? It is written in London, England. Literary period है English Restoration period. Genre इसका political satire, ये poetry है. Setting है Israel during the region of King David. Climax, Absalom decides to that usurp David's throne and gives a speech to the people of Israel. And इसका विलन है Achitophel. Okay guys, फिर आगे देखते हैं हम. प्रिंसिपल कैरेक्टर्स: डेविड किंग ऑफ इजराइल, एब्सलम हिज इलेजिटिमेट सन, Achitophel एक चीफ ऑफ द रिबेल. सो कैरेक्टर्स एंड एलेगरीज भी ध्यान में रखनी है. डेविड जो है वो है असल में, देखो ये एलेगरिकल कैरेक्टर डेविड है, वो असल में है किंग चार्ल्स सेकेंड, द मर्सीफुल बट स्ट्रॉन्ग किंग. देन एब्सलम है ड्यूक ऑफ मॉनमथ, चार्ल्स का पॉपुलर सन है, हैंडसम है बट इलेजिटिमेट सन है, क्योंकि जो चार्ल्स सेकेंड था उसका कोई लेजिटिमेट सन नहीं था. इजीली मैनिपुलेटेड इन द ट्रेजन. Achitophel कौन है? Achitophel एंटागोनिस्ट है, विलन है. आर्ल ऑफ शेप्सबरी है वो इस हमारे एलेग्रिकल पोम में. द कनिंग पर्सन, मेलेसियस काउंसलर है, मैनिपुलेटिंग, जो एब्सलम को मैनिपुलेट करता है अपने फादर के खिलाफ. देन है जिमरी ड्यूक ऑफ बकिंगहैम, वोलेटाइल फिगर है, सटायरिस्ट है फॉर फिकल पॉलिटिक्स. ठीक है, तो हम कैरेक्टर्स मैपिंग ऑफ ड्राइडन देख लेते हैं. बिब्लिकल कैरेक्टर किंग डेविड, हमारे इस हिस्टोरिकल फिगर में किंग चार्ल्स, और हमारे पोएम में जिसने रोल किया है एक लेजिटिमेट मर्सीफुल बट इंडिग्नेंट मोनार्क है. देन है एब्सलम ड्यूक ऑफ मनमथ, ये बेटा है डेविड, हैंडसम, पॉपुलर बट इलेजिटिमेट सन, इजीली मैनिपुलेट हो जाता है. फिर है Achitophel आर्ल्स ऑफ शेप्सबरी, एक फॉल्स काउंसलर है जो भड़काता है बेटे को अपने बाप के खिलाफ. जिमरी है ड्यूक ऑफ बकिंगहैम, एक फिकर इनकंसिस्टेंट, कोई उसकी कंसिस्टेंस नहीं, फेमसली डिस्क्राइब एज एवरीथिंग बाय स्टार एंड नथिंग लॉ. देन है कोर्ट और द कोर, टीटस ओट्स है ये फैब्रिकेटेड विटनेस बिहाइंड द पॉपिश प्लॉट का एक विटनेस जिसे हम मान सकते हैं. फिर है हेबस और द हेबिस्टस, दैट रोमन कैथोलिक है, ये मार्जिनाइज्ड ग्रुप हुज alleged plot triggers to the crisis. तो इस तरह से हो गए कैरेक्टर. अब हम कुछ हिस्टोरिकल
कॉन्टेक्स्ट जानने की कोशिश करेंगे. नाउ लेट्स सी द स्टूडेंट्स द एक्सक्लूजन क्राइसिस. So 1679 to 1681, the primary historical driver, that is the Whig party and the Tory party. So the Whig, led by the Earl of Shaftesbury, sought to pass the exclusion bill. तो ये एक्सक्लूजन बिल क्या था? टू प्रिवेंट द किंग्स कैथोलिक ब्रदर जेम्स फ्रॉम द सक्सेडिंग हिम. तो चार्ल्स जो सेकंड है उसका ब्रदर है जेम्स, उसको सक्सेसफुली राजा बनाने के लिए समथिंग लाइक दैट हैपन, एन एक्सक्लूजन बिल टू प्रिवेंट द किंग्स कैथोलिक ब्रदर. देन फिर आता है पॉपिश प्लॉट 1678. एक मैन्युफैक्चर कॉन्स्पिरेंसी थी, क्लेमिंग द कैथोलिक्स वर प्लॉटिंग टू किल चार्ल्स, मतलब किंग चार्ल्स सेकंड को मारने के लिए एक पॉपिश प्लॉट बनाया गया था. एक गन पाउडर प्लॉट भी है. अगर इफ यू आर लर्निंग इंग्लिश लिटरेचर, सो यू मस्ट नो अबाउट द गन पाउडर प्लॉट आल्सो. इफ यू नो अबाउट द गन पाउडर प्लॉट, देन कमेंट मी एंड टेल व्हाट इज द गन पाउडर प्लॉट. सो पॉपिश प्लॉट, ये माना जा रहा था कि कुछ प्लॉटिंग कर रहे लोग चार्ल्स सेकंड को मारने के लिए, सम कैथोलिक्स. सो विच फ्लूडेड एंटी कैथोलिक सेंटिमेंट एंड द एक्सक्लूजन मूवमेंट. फिर ड्राइडन का गोल क्या था? एज अ पोएट लॉरिएट, क्योंकि जैसे ही चार्ल्स सेकंड आ जाते हैं थ्रोन पे, ड्राइडन पोएट लॉरिएट बन जाते हैं. स्टॉन्च रॉयलिस्ट ड्राइडन रोड द पोम डिफेंड करने के लिए, राजा को डिफेंड, चार्ल्स सेकंड को डिफेंड करने के लिए ही रोड सच अ पोम. इट इज सेड दैट. ओके, नेक्स्ट बिब्लिकल बैकग्राउंड क्या है? द स्टोरी ऑफ एब्सलम रिबेलियन अगेंस्ट हिज फादर, मतलब एब्सलम अपने फादर के खिलाफ एक रिबेलियन स्टोरी, किंग डेविड, इज टोल्ड इन द ओल्ड टेस्टमेंट इन द बाइबल में. ये स्टोरी बताई गई है इन द सेकेंड बुक ऑफ सैमुअल चैप्टर 14 to 18. The Absalom is beautiful, distinguished by his extraordinary abundant hair है उसके, which is thought to symbolize his pride. When David renowned advisor Achitophel, जब डेविड, मतलब डेविड जो है एब्सलम के फादर यानी कि चार्ल्स सेकंड, एंड उसके रेनाउड एडवाइजर है Achitophel, मतलब अर्ल्स ऑफ शेफ्सबरी रियल में, और हमारी पोम में Achitophel विलेनियस कैरेक्टर एब्सलम को रिबेल करने के लिए भड़काता है. अनदर एडवाइजर है हुशाई, वो भी प्लॉट में शामिल है विद डेविड टू प्रिटेंड डिफेक्ट एंड गिव एब्सलम एडवाइस दैट प्ले इनटू द डेविड्स हैंड. So the result is that Absalom take the advice of the double agent Hushai over the good advice of the Achitophel. Achitophel, realizing that the rebellion is doomed to failure, goes home and hangs himself. Absalom is killing against David's exploit commands. After getting caught by his hair in the thick branches of great oak tree, his head caught fast in the oak, and he was left hanging between heaven and earth while the mule and under it went. So the death of the son Absalom causes David enormous personal grief. So this is how the biblical background of this poem. Let's see what happened actually in 1681. What क्या हो गया in England? Charles II जो है 51 ईयर के हो गए. He had a number of mistresses. उसके बहुत सारी mistresses रही है. He had produced a number of illegitimate children. उसके बहुत सारे illegitimate children रहे हैं. One of these was James Scott. एक था उनके जेम्स स्कॉट, दूसरे थे ड्यूक ऑफ मॉनमouth, एंड हु वाज, मतलब कि यहाँ पे हमारे एब्सलम हु वाज वेरी पॉपुलर, बट उसमें ड्यूक ऑफ मॉनमouth जो है, एब्सलम जो है वो ज्यादा पॉपुलर था. चार्ल्स हैड नो लेजिटिमेट चाइल्ड, उसका कोई अपना लेजिटिमेट बेटा नहीं था जो आगे जाके राजा बने. एंड हिज ब्रदर द फ्यूचर किंग जेम्स सेकंड वाज ओपनली अ रोमन कैथोलिक, और उसका जो भाई था जेम्स सेकंड वो रोमन कैथोलिक था. व्हेन चार्ल्स हेल्थ सफर, जब चार्ल्स बूढ़ा होने लगा, उसकी तबीयत खराब होने लगी, देयर वाज अ पैनिक इन द हाउस ऑफ द कॉमन ओवर द पोटेंशियल कि कौन राजा बनेगा. बिकॉज बीइंग रूल्ड बाय द रोमन कैथोलिक किंग, द अर्ल ऑफ शेफ्सबरी हैड अ स्पॉन्सर एंड एडवोकेटेड द एक्सक्लूजन bill which would prevent James from succeeding to the throne. But this bill was blocked by the House of Lords to the occasions. But House of Lords ने इस बिल को ब्लॉक कर दिया. In the spring of 1681 at the Oxford Parliament, Shaftesbury appealed to Charles to legitimate Monmouth. तो शेफ्सबरी बोलता है कि तुम क्या करो, अपने बेटे को लेजिटिमेट घोषित कर दो. And court preparing to rebel and seek the throne. And Shaftesbury was suspected for fostering the rebellion. The poem was written possibly at Charles' behest and published in early November 1681. So this is how Dryden wrote about to praise the Charles II and on behalf of the Charles II.
सेकेंड पार्ट भी इसका लिखा है नोहम टेट ने, एब्सलम एंड एक्विटेबल स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट पोएम बाय जॉन ड्राइडन एंड इट वाज पब्लिश इन 1681, but its success led other encouraged Dryden to continue the story to keep with current event of the time. Dryden declined the suggestion, but his friend Noam Tate took it up and wrote a second part. उसके जो दोस्त है Noam Tate, उन्होंने second part लिख डाला and published it in 1682 or 1682 में published. According to the bookseller, Jacob Tonson Tate was added by Dryden's advice and editorial direction. Dryden also anonymously contributed few lines, satirized Thomas Shadwell and that Elknath settled. So who is Dryden? Passage are named OG or DOG. That Tate's second part recycle number of Dryden's ideas. नेक्स्ट हम देख लेंगे लाइन बाय लाइन हमारी एब्सलम एंड एकेटेबल. फर्स्ट टू 30 लाइन जो है उसमें ड्राइडन बिगिंस द एस्टैब्लिशिंग अ पायस इरा, मिरर द बिब्लिकल पास्ट वो बताते हैं, सटायर्स द किंग चार्ल्स सेकंड, दैट प्रोमिस्क्यूटी. और फर्स्ट टू सेकेंड लाइन में हम देख लेते हैं पायस टाइम आर द प्रिस्क्राइब्ड डिड बिगिन, 1-1 was curse confident. So Dryden set the stage in time before modern marriage law where polygamy was not considered as a sin. पहले तो वो बताते हैं कि बहुत सारे मैरिजेस और वाइफ्स होना इट्स नॉट अ काइंड ऑफ ए कंसिडर एज ए सिन, इसे सिन नहीं माना जाता. नंबर ऑफ किंग्स की बहुत सारी रानियां होती थी पहले, तो इसको डिफेंड करता है. फिर लाइन 7 और 10 में वो बोलते हैं किंग डेविड रिप्रेजेंटिंग द चार्ल्स. किंग डेविड जो है हमारे पोएम का वही चार्ल्स सेकेंड है. फॉलोज द नेचर एंड स्कैटर्ड हिज मेकर इमेज थ्रू द लैंड बाय फादरिंग मेनी इलिजिटिमेट चिल्ड्रन. फिर लाइन 11 to 16 दैट इज क्वीन कैथरीन, डेविड की वाइफ है, डिस्क्राइब एज एन अनग्रेटफुल सॉइल. बिकॉज अनग्रेटफुल सॉइल का मतलब यहाँ पे बिकॉज शी प्रोड्यूस नो हेयर, उसको कोई बच्चा नहीं हुआ, एम्फसाइजिंग द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ सक्सेशन, यही बड़ी प्रॉब्लम थी. फिर लाइन 17 to 30 में एब्सलम की एंट्री होती है. जेम्स ऑफ स्कॉट एंड ड्यूक ऑफ मैनमथ बोथ इलिजिमेट सन, बट जो हमारा एब्सलम है ब्यूटीफुल है, मोस्ट ब्रेव है, डेविड सन है. ड्राइडन नोट्स दैट पैराडाइज वाज ओपन इन हिज फेस. इस तरह से कुछ वो एब्सलम को प्रेस करते हैं. सो द कैरेक्टर ऑफ एकेटेबल देख लेते हैं हम आगे के लाइन में. दिस सेक्शन इंट्रोड्यूस द एंटागोनिस्ट एकेटोफेल. एकेटोफेल एंटोनी एशले कूपर है एक्चुअली में, जो रियल है ना चार्ल्स सेकंड के टाइम पे कौन थे, एंथोनी एशले कूपर, यानी कि अर्ल्स ऑफ शेप्सबरी, और उसको इस पोएम में नाम है एकेटोफेल. एलेगरिकली वो एकेटोफेल मतलब ही अर्ल्स ऑफ शेप्सबरी, और अर्ल ऑफ शेप्सबरी का नाम है एंथोनी एशले कूपर. एज अ ब्रिलियंट बट करप्ट पॉलिटिशियन है वो, दिमाग तो है उसके पास बट वो अपने उसके मतलब चार्ल्स सेकंड के बेटे को ही, डेविड के बेटे को ही भड़का रहा है. Then of this false Equitable was first a name to all succeeding ages crust. He is portrayed as a restless power hunger and possessing a fairy soul. So one of the poem's most famous couplet, that is, great wits are sure to madness near alike, within partition to their boundaries divide. This suggests that, इसे suggest करता है Equitable genius is dangerously close to insanity. Equitable की जो genius तो है but it's close to insanity. Loves political storm. He views David as a weak ruler and seek to use the Absalom to seize the power. इस तरह से कुछ बातें. फिर हम देख लेते हैं temptation of the Absalom. Give me a minute. Okay, so Equitable approached the Absalom with flattery. वो उसकी flattery करता है, arguing to claim his right to be throne. तुम ही इसके सही वारिस हो. Equitable tells Absalom that his father's enemies are many, his friends are few. तुम्हारे पापा के दुश्मन ज्यादा है, दोस्त कम है. Argues that king are the people's making. राजा वही होता है जो लोग बनाते हैं. Absalom should strike while the king's weak. अभी राजा कमजोर है तो तुम क्या करो, रिबेल कर दो. So line 302 to 372, Absalom initially resists, defending his father's mild, easy, humble. However, he reveals his own ambition, mourning his illegitimate birth, while legally bars him for the crown. So Achitophel successfully debates him with praising, convince कर लेता है वो एब्सलम को सेवियर, और वो बोलता है कि तुम ही इस लायक हो, तुम ही इस थ्रोन पे बैठ सकते हो. लाइक दैट टेम्पटेशन जो है एब्सलम के माइंड में वो डाल देता है.
The king's speech and conclusion. After many secondary character like Zimri इसमें अपील होता है, शिमाय अपील होता है, सटायर King David finally break his silence. King David को सब पता चलता है and last के लाइन में डेविड एक स्पीच देता है. He warns the rebellions, beware the fury of patient man. ये कोटेशन पे क्वेश्चन बन सकता है, beware the fury of patient man. He explained that while he is merciful, he will not allow his mercy to be mistaken to weakness or to lead the anarchy. So the poem end हो जाती है divine endurance में, the almighty nodding gave consent, the peals of thunder shook the firmament, David is restored, signifying that the Stuart monarchy remained the only path to stability. So this is how. इसमें याद रखना है हमें, एक तो एक मॉक इपिक है, इसका स्ट्रक्चर कंपोज है 1031 लाइंस, हेरोइक कपलेट में लिखा है, 4 सेकंड को डिफेंड करते हुए लिखा है, और इनके एलेगरिकल नाम भी हमें याद रखने हैं. पॉपिश प्लॉट इसमें अपीयर करता है, इसका पब्लिकेशन एज ईयर एज वेल एज इसका सेकेंड पार्ट लिखने वाले नॉर्मन टेट, और कौन सा कैरेक्टर क्या है ना. जैसे किंग डेविड है हमारी पोम में, तो किंग चार्ल्स सेकंड है वो एब्सलम ड्यूक ऑफ मानमथ, जो एलिजिमेट सन है अकिटोफेल है अर्ल ऑफ शेफ्सबरी, जो कूपर है जिमरी ड्यूक ऑफ बकिंगहम है, देन द टीटस ओट्स है, रोमन कैथोलिक्स है. सो लाइक दैट दीज आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द एब्सलम एंड अकिटोफेल. So if you like my video, then don't forget to like, share and subscribe.